तो जो ये आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये थोड़ा पौराणिक बातों पे निर्भर है, यानी कि पौराणिक बातों को ध्यान में लाने के लिए बना रहा हूँ। मानो कि जैसे हमारे पूर्वजों को मालूम हो कि धरती का पतन हो गया है, अब इसके बाद धरती का पतन नहीं होगा और मानव जाति वापस अपने विकास में या अपने सनातन अनुयायी होने के गुण में वापस लौट के चले आएगी। इस भरोसे को लेकर उन्होंने एक बात रखी कि जो हमारी परंपराएं हैं यह चली आनी चाहिए, यानी कि जो परंपराएं में दी गई है विरासत में, इनको बनाए रखना है और इनको हमें छोड़ना ही नहीं है। अब ऐसा क्यों कहा गया, इसका भी बहुत डीप लॉजिक है। जैसे आजकल जैसे हम एक ऐड देखते थे, सोना चांदी चौंपरास जो ऐड देखते थे, उसमें देखो कितनी डीपली बात कही है। अरे खून में सोना और चांदी होने का दावा कर रहे हैं, वो हमारे खून में सोना चांदी को मिक्स करने की बात कर रहे हैं। कुछ साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जिसमें वैज्ञानिक कह रहे थे कि धरती में अभी 0.5% ऐसी जनसंख्या है जिनके खून में सोना पाया जाता है। बहुत तगड़ी बात है। और सोने का हमारे ब्लड में होने का अर्थ है कि हमको दूर सुनने के लिए फोन या दूर चीज़ें को देखने के लिए स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। हमको आंख बंद करनी है और मनन करना है। हम उस गुण को अपने कानों और अपने आँखों से यहीं बैठे बैठे देख और सुन सकते हैं। लेकिन अब ये गुण किसने ले लिया है? हेडफोन, मोबाइल, नेट, टावर हावर जो होते हैं सिग्नल, इन सिग्नलों ने आजकल यह वाला गुण ले लिया है। तो हमको मानना पड़ेगा कि पौराणिक काल में सोने का खून यानी कि ब्लड यानी कि गोल्डन ब्लड का गुण पाया जाता था। और गोल्डन ब्लड का गुण अगर पाया जाता था तो बहुत सेंसिटिव जीवन रहता होगा तब। और अब देखिए कहीं कहीं पे हमारी परंपराएं कैसे हमसे टकराती है। अगर अभी इस अवस्था में सारी परंपराएं भुला दी जाती है और हमारे शरीर में गोल्डन ब्लड मिलने लगता है, तो क्या होगा अगर हमारे गोल्डन ब्लड में इन्फेक्शन लग गया? जैसे होता है ना, बर्तन तांबे आवे के बर्तन होते हैं, इनमें जंग लग जाती है। अगर हमारे जो गोल्डन ब्लड में गोल्ड है उसमें जंग लग गई तो क्या करेंगे? तो ये पैरासीटामोल, ये अलाना फलाना जो ये दवाइयाँ हैं, क्या ये हमारे खून में काम भी करेगी? हमारे शरीर में लगेगी भी? नहीं लगेगी। हाँ, बिल्कुल नहीं लगेगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखने के लिए परंपराओं को आगे बढ़ाया। और इसी परंपरा में आता है एक छुआछूत। छुआछूत में हम गौमूत्र का प्रयोग करते हैं। गौमूत्र का प्रयोग इसीलिए कर अभी तो हमारे खून में गौमूत्र की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, उतनी नहीं है। इन्फेक्शन या महामारी के लिए महामारी के बराबर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे खून में गोल्डन ब्लड पाया जाता है तो जो सोने में जंग लगती है, इन्फेक्शन फैलता है, तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए गौमूत्र एक लाजवाब इलाज है। इसीलिए हमारे पुराणों में गौमूत्र का सेवन परंपरागत चलते रहना चाहिए। ये तभी दिया गया है। अगर ये बंद हो जाता है और हम एक उच्च स्तर के डेवलपमेंट पे आ जाते हैं, और उच्च स्तर मतलब जब हमारा सेंसिटिव शरीर बोले तो 6 सेंसों से हमारा हर एक इनपुट आउटपुट काम कर रहा हो। हमारी बुद्धि 6 सेंस की ना हो, हमारा बोलना, हमारा सूंघना, हमारी देखना, हमारी नज़रें, हमारा सुनना सेंस में आ जाती हैं। यानी कि सेंस बोले तो अभी तो दिमाग है, हम आंख बंद करी, मैं 10 किलोमीटर दूर चले गया।
लेकिन देख तो नहीं सकता ना, मेरा सिर्फ बुद्धि बुद्धि सेंस में काम कर रहा है, आंखें नहीं कर रही। मैं यहीं पे आंख खोल के जितना मेरे को दिखता है मैं उतना ही देख सकता हूँ, यानी कि नज़रों में सेंस नहीं है। और कान जितना आसपास सुन सकता हूँ, स्पीकर से सुन सकता हूँ, स्पीकर के जरिए मैं उतना ही सुन सकता हूँ, क्यों कान में भी मेरे सेंस उतना ज़्यादा नहीं है। मैं उतना ही बोल सकता हूँ जितना मेरे आसपास लोग सुन सकते हैं, यानी कि मैं अपने आसपास के लोगों को ही बोलने लायक, ये सुनाने लायक बोल सकता हूँ। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मेरी आवाज़ नहीं पहुँच सकती डायरेक्ट। तो पौराणिक काल में आकाशवाणी हुआ करती थी, क्यों? क्योंकि हमारी जबान में हमारे जो कंठ है, हमारी कंठ में भी सेंस पाया जाता था। हर एक चीज़ हमारा इनपुट आउटपुट जो ग्रहण करते हैं और जो त्यागते हैं हम, हर एक चीज़ सेंस में काम करती थी। इसीलिए हमारे खून में भी गोल्डन ब्लड पाया जाता था, जो सेंस को तीव्र करने का काम करता था। अब गोल्डन ब्लड नहीं हमारे शरीर में, तो अब हमारा सेंसिटिविटी शरीर, ये सेंसिटिव शरीर खत्म हो गया है। अब सिर्फ दिमाग ही दिमाग, यानी कि बुद्धि ही बुद्धि सेंसिटिव है। हाँ, अगर बुद्धि भी अगर सेंसिटिव खत्म हो जाती है तो फिर तो खैर जानवर ही हो जाएगा, फिर तो जानवर और एक ही है। जानवरों के बुद्धि में भी सेंसिटिव भी उतना तेज नहीं होता, बहुत कम लो कह सकते हैं। जितना हमारा हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, उतना ही जानवरों की बुद्धि भी काम करती है। जो आसपास उनको दिख रहा है वो उसी उसी स्तर में ही काम करते हैं। वो विचार अगर यहाँ है तो मेरा मालिक कहाँ होगा, जैसे जो कुत्ता है, तो जो कुत्ता है तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरा मालिक यहाँ है तो अभी वो वहाँ ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। ये इसकी सेंसिटिव या इसका चेत नहीं करेगा, क्योंकि सेंसिटिव शरीर उसका है ही नहीं। तो यही एक रीज़न है कि छुआछूत छुआछूत खाली ऐसे ही अलाना फलाना वाला छुआछूत नहीं, रियल वाला छुआछूत। इसको परंपरागत इसीलिए चलाया जा रहा है। ये इसका मंथन भी मैंने कुछ दिन पहले ही किया, क्योंकि ज़रूरी है। अगर हमारे गोल्डन ब्लड में, गोल्ड में अगर जंग लग गई तो क्या होगा? हाँ, और ये ना सोचा कि अब तो हमारे शरीर में गोल्डन ब्लड है ही नहीं, तो हमको इसकी क्या ज़रूरत है। अभी बात को अमल में लाते हैं तो विकास का स्तर हमारे गोल्डन ब्लड का ही है, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का लेन देन, ऐसा नहीं, रियल में। क्योंकि जो जिस विकास की, जिस जीवन की कल्पना मैं करता हूँ वो बहुत सात्विक है। उसको ना मानो या मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर समय सामने आ जाता है तो मानना ही पड़ेगा। मेरे को भी मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो मैं विचार करता हूँ, कल्पना करता हूँ, कभी कभी तो मेरे को लगता है कि मैं फरेब भी टाइप से विचार कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें फिर मेरे सामने ऐसे टकराती है कि मैं न चाहते हुए भी उनको सत्य मानना पड़ता है। इसीलिए इसीलिए परंपरागत चीज़ों को मानना ही एक लास्ट विकल्प बच जाता है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद है दूसरी बात, जो हमारे पीठ में एक पूंछ का जैसा निशान होता है। तो साइंटिस्ट बोलता है कि जो ये पूंछ है यह बंदरों से आया हुआ चीज़ है। मतलब मनुष्य पहले बंदर था, बंदर धीरे 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 मनुष्य होना चाहा, और उसके बाद वह मनुष्य में परिवर्तित हो गया। तो ये और बंदर क्या है फिर? जो ये बंदर दिख रहा है, इनको मानव बनने की आवश्यकता नहीं थी क्या? इनको भी तो आवश्यकता होगी, इनको भी तो चाहा होगा कि यार हम मनुष्य बन जाए, तो ये बंदर क्यों नहीं बन पाए? तो यहाँ पे वैज्ञानिकों की बात साफ झूठ साबित होती है कि इंसान पहले बंदर था, धीरे 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 मनुष्य में परिवर्तित हो गया। यह अज्ञानता है, इसका कोई इसमें कोई मनन नहीं किया जा सकता। और नंबर दो बात इसलिए क्योंकि जब स्टार्टिंग पे मैं पढ़ता था साइंस, तो शिशु मंदिर के टाइम पे, तो उस समय सर लोगों द्वारा एक बात पढ़ाई जाती थी कि धरती का पानी जो होता है वो आसमान के कारण नीला दिखता है। तो एक बार मैंने ऐसे क्वेश्चन रखा कि आसमान नीला क्यों दिखता है? तो उन्होंने बोला पानी के कारण आसमान का रंग नीला दिखता है।
और एक बार मैंने सर से गुस्ताखी कर दी कि दोनों का रंग एक साथ नीला क्यों दिखाई देता है। तो मेरे को मार पड़ी थोड़ा। मेरे को समझ आ गया था कि नीला क्यों दिखता है, न समझना ही समझ आ गया था। तो उसके बाद क्या कहते हैं, जब बाद में मैंने खुद ही अपने मन से गहन अध्ययन किया तो बाद में पता चला कि विष्णु विष का अणु, पॉइजन ऑफ एटम, धरती के वातावरण में इतना अत्यधिक होता है कि वह हर दूर दिखने वाली चीज़ को आसमानी कलर दिखाई देता है। जैसे हम दूर के पहाड़ देखेंगे तो वो हमको आसमानी आसमानी कलर दिखता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आसमान और पहाड़, अंदाजा नहीं आता कि पहाड़ भी है और आसमान भी है। हमको लगता है ये प्लेन है, लेकिन कहीं कहीं पे आसमान, ये पहाड़ नीला आसमानी दिखने के कारण आसमान और पहाड़ एक ही जैसा लगे रहता है। तो उस समय तो तब पता चलता है कि हाँ, यह पानी और आसमान के कारण धरती नीला नहीं दिखता। जब दूर पहाड़ देखते हैं तो हम आसमान और पहाड़ का रंग एक ही हो जाता है, तो वहाँ पे अंदाजा नहीं आ पाता कि यहाँ पे पहाड़ है। तो यही एक वो दृश्य है जहाँ से पता चलता है कि आसमान और पानी एक दूसरे के कारण कभी नीले नहीं दिखते। यह धीरे 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 इस ज्ञान का भी खुलासा बहुत धीरे हुआ, क्योंकि पहले तो आसमान के कारण पानी का और पानी के कारण आसमान का कहा करते थे, लेकिन ज्ञान में बढ़ोतरी हुई। फिर वैज्ञानिकों ने कुछ यही कहा कि वातावरण में ऐसे कुछ पाया जाता है जिससे नीला दिखता है। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि पॉइजन ऑफ एटम, यानी कि जो धरती की हर एक बॉन्डिंग को तोड़ता है, या यानी कि कार्बन बॉन्डिंग को तोड़ता है। तो उसके बाद अब एक नई चीज़ है कि पहले बंदर था, फिर धीरे 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 मनुष्य ने बंदर ने खुद को बदलना चाहा तो अब मनुष्य बन गया। तो दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ, ये वाली, ये देखिए, इसमें देखिए। तो इस फोटो में देखिए, एक को पंचतंत्र के आकृति में सजाकर नाभि से गर्भ को दिखाया गया है। यानी कि जब मानव का विकास हो गया तो उसके बाद मनुष्य माँ के गर्भ के द्वारा जन्म लेने लगा, तो हमने नाभि से उसको प्रदर्शित करा। लेकिन कुछ अब ऐसी फोटो है, ये देखिए दूसरी फोटो ये है। अब इस फोटो में देखना, यह पीठ से है। इसका यह एक कलाकृति है, आकृति है। इसमें देखिए, इसमें दिखाया गया है जो गर्भ की नाल होती है, यह पीठ से आई है। यानी कि इसका अर्थ समझते हैं, जब हम माँ की गर्भ से आता है तो इस अवस्था में आता है, और जब धरती में मानव पहली बार आया तो मानव का रोपण किया गया था। और उस रोपण के द्वारा ब्रह्म कमल, मैं ब्रह्म कमल नाम से बताना चाहूँगा। ब्रह्म कमल एक ऐसा फूल था जिसने मानव जाति को गर्व का रूप दिया। या मानव जाति या जीव जंतुओं का तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसे तथ्य मैंने देखे नहीं है। मानव का मैं श्योर कह सकता हूँ कि मानव धरती के गर्भ से, जब मानव पहली बार धरती में आया, उसको ब्रह्म कमल ने अपने गर्भ में पीठ के जरिए जीवन को चक्रित किया और मानव शरीर का रूप दिया। तो जब रोपण करके मानव पुष्प के गर्भ में वयस्क अवस्था में आ गया था, तो तब वयस्क अवस्था में मनुष्य ने पौधे के गर्भ से, यानी कि धरती के गर्भ से सीधे धरती के धरातल पे उतरा। अब यहाँ पे एक चीज़ साबित होती है, हम धरती को माता ऐसे ही नहीं कहते। जो पहली प्रक्रिया थी मानव की धरती में आने की, हमने उस आने की, तो उस समय धरती ने मनुष्य को अपना गर्भ दिया, यानी कि पुष्प के रूप में। क्यों? क्योंकि अब होता है ना, अंडा आया पहले मुर्गी आई पहले। बात तो ये हो गई, मुर्गी आया अंडा आया, पहले मुर्गी तो आई होगी, पहले रोपण हुआ होगा या मुर्गी आई होगी। सिंपल बात है, कोई सेंस वेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस बुद्धि स्तर खोलने की देर है। तो हम इस फोटो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मनुष्य धरती पर जब पहली बार
आया, जब जीवन दिया गया ऊर्जाओं के द्वारा, या ऊर्जाओं के द्वारा शरीर में ऊर्जाओं को बांधा गया, बांध के धरती पर भेजा गया, तो धरती ने पुष्प के रूप में अपना गर्भ दिया, जहाँ से मनुष्य धरातल में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और यह एक और यही एक ऐसी आकृति है जिससे साफ साबित होता है कि जो ये पीठ से नाल दी गई है, यह कोई बंदर लटकता था, बाद में लटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब फल फल ख़त्म हो गए, फिर नीचे धरती में आया। ऐसा कुछ नहीं है। धरती बंदर अपनी जगह है, मनुष्य अपनी जगह है, और बंदर जैसा था वो वैसा ही है। बंदर पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। बस आता है तो किस में आता है फ़र्क? रूप और रंग में, मतलब साइज में। पहले मनुष्य बड़ा हुआ करता था, उसकी उर्वरता धीरे 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 ख़त्म हुई, तो वह अपना वो घटा लिया, उसने अपना साइज घटा लिया मनुष्य ने। और इसी में ही हम जानते हैं कि मनुष्य कोई बंदर अंदर से मनुष्य नहीं, मनुष्य की उत्पत्ति कोई बंदर अंदर की विचारधारा से परिवर्तित नहीं हुई। मनुष्य पहले मनुष्य ही जन्मा, मनुष्य ही रूप में मरेगा। बंदर भी बंदर ही के रूप में आया था, बंदर ही के रूप में मरेगा। अब कुछ साइंटिस्टों ने एक बार ये कहा था कि यह उंगली अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यह भी हट जाएगी। देखो, एक एक बात के पीछे हमको इतने लॉजिक लगाने पड़ते हैं। जैसे होता है ना, एक बात छुपाने के लिए हमको 100 झूठ बोलने पड़ता है, वैसे ही पूंछ वाली सिचुएशन को साबित करने के लिए उन्होंने इस चीज़ का प्रयोग भी कर दिया कि यह उंगली की ज़रूरत नहीं, तो यह उंगली गायब हो जाएगी और हमारी 4 उंगलियां रह जाएंगी। ये वाली बात है। अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं कि मनुष्य, ये पैर की उंगलियों में भी मैं कुछ सुन रहा था कि ये भी कुछ सालों, कुछ शताब्दियों बाद लुप्त हो जाएंगी। साइंस ये कहने लग गया है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये हट जाएगा। ये होता है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वह चीज़ लुप्त हो जाती है। यह बात यहाँ लागू नहीं होती है। यह बात कहाँ लागू होती है पता है? जैसे जैसे जो जीव दूसरे को मारते मारते अपना गुजारा करता है, उस जीव का विनाश या उसका लुप्त होना या उसका पतन होना श्योर है। यह हमारे धर्मानंद पंत सर ने एक बार हमको 11th में बताया था कि जैसे डायनासोर, डोडो वगैरह ये चीज़ें दूसरे को मार के अपना जीवन चलाती थी, इसीलिए इन चीज़ों को लुप्त होना पड़ा। उन्हीं में से एक शेर भी है जो लुप्त होने की कगार में है। क्योंकि वह भी दूसरों को मार के अपना जीवन चलाता है। शेर को हम अंतिम वह जानवर बता सकते हैं जो लुप्त होते होते बचेगी। धार्मिक किताबों में यह बात भी लिखी गई है कि जो मनुष्य का सबसे छोटा हाइट में साइज होगा वो 1 फीट 1.5 फीट के आसपास का रह जाएगा। और रियल में अभी है, शुरू हो रहे हैं लोग अपने छोटे छोटे हाइट कम होते जा रही है, क्योंकि बुद्धि भी जितना ज़्यादा विकसित खुद को करेगी और विकास उसका अलग अर्थ होगा, तो वहाँ पे मिट्टी की उर्वरता क्षमता में भी ह्रास आएगा, मानव की उर्वरता क्षमता में भी ह्रास आएगा। और इस ह्रासता को रोकने के लिए कृषि एक पहल है, जिससे मानव जाति रियल वाला विकास करेगी। ये मॉडल जमाने वाला विकास नहीं। बैटरी मोबाइल चाहिए हमको, चार्ज करना पड़ता है, 2-3 घंटा मोबाइल चलता है, 4-5 घंटा मोबाइल चलता है। हेडफोन चार्ज करना पड़ता है हमको, वो भी 2-3 घंटा चलेगा। ये चीज़ें मॉडर्न ज़माने की एक टेक्नोलॉजी है जो हमको थोड़ा जीने का सहारा देती है। और रियल बताऊं तो ये कोई बहुत ज़्यादा विकसित टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी का ह्रासतम रूप है। और टेस्ला ने भी कहा था ना कि डायरेक्ट करंट, देखो टेस्ला जब यहाँ पे चलता था तो दूर अगर उसका घर होता था तो वहाँ बिजली जल जाती थी, लेकिन उसके पास तार की सुविधा नहीं थी। टेस्ला कहता था डायरेक्ट करंट, लेकिन आजकल हमको क्या मिल रहा है? वायर वाला करंट है।
है ना। तो हमने डीसी को डायरेक्ट करंट का अर्थ ही बदल दिया। डायरेक्ट करंट मतलब डायरेक्ट, मैं तुझसे डायरेक्ट कह रहा हूँ। डायरेक्ट मतलब बिना किसी के बीच में आए हुए। तो बिजली भी हमको आजकल वायर से मिल रही है। तो ये वायर करंट है, ये डायरेक्ट करंट नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि डायरेक्ट करंट मतलब विदाउट वायर, डायरेक्ट जैसे इंटरनेट चलता है विदाउट वायर, नेटवर्क, ये सुविधा है, ये चीज़ है। और डायरेक्ट करंट का अर्थ भी मैं यही लगाता हूँ कि मोबाइल को चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और बिजली को अगर हम टेस्ला की अगर डायरेक्ट करंट वाली बात करते हैं तो वायर वाली तो सुविधा ही ख़त्म हो जाती है। उसमें हमको सीधे से करंट मिलता है। और डायरेक्ट और डीसी का अर्थ भी, डीसी का अर्थ हम अब बिगाड़ के ले गए हैं कि वायर करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये चीज़ें हैं। और वास्तव में विकास का अर्थ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने से नहीं है। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे तो क्या हो जाएगा ना, जो धरती में मिट्टी में उर्वरता क्षमता है ना, वो शून्य हो जाएगी। शून्य मतलब रेत ही रेत, हर जगह रेत। एक बार कृष्ण ने टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था, या रामायण में भी थोड़ा किया ही था। जब जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है तब तक रेगिस्तानों का निर्माण हुआ है। अब तो हमारे पास सेंस ही इतना कम बच गया है, जो ह्यूमन सेंस होता है ना, बहुत कम हो गया। अब वो लोहा, स्टील, अलाना फलाना, फाइबर है, फाइबर यार, प्लास्टिक फाइबर जिससे एरोप्लेनें बनती हैं, या फाइबर जो नेट चल रहा है आजकल, इन चीज़ों के पीछे हम टेक्नोलॉजी को खुद से बाहर देखेंगे ना, तो इन चीज़ों को निकालने के लिए धरती से निकालते निकालते ना धरती की उर्वरता क्षमता ख़त्म हो जाएगी। धरती में ना लोहा बचेगा, ना स्टील बचेगा, ना और मेडिकल आर्टिकल से तो हम जो रसायन है, रसायन से तो हम सारा केमिकल निचोड़ ले रहे हैं मतलब विटामिन है, और साग सब्जी से क्या क्या मिलता है, दवाइयों में क्या क्या होता है, वही मतलब सब वही तो निचोड़ रहे हैं हम। एक प्रकार से मिट्टी को तो निचोड़ रहे हैं। मिट्टी को निचोड़ रहे हैं तो लास्ट में जो बचा वो रेगिस्तानी तो बनेगा, रेगिस्तानी तो बचेगा। मिट्टी में कुछ है ही नहीं, रेत ही रेत है, धूल ही धूल के कण है, तो रेगिस्तानी तो बचा। यही है कहने का मतलब कि। और इस समय ट्रेवल, सॉरी टाइम ट्रेवल को जो हम बात करते हैं, इसको इसमें जाने के लिए सिर्फ कृषि और कोई चारा नहीं है। कृषि ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जिससे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कि समय में हम वापस जा सकते हैं। यानी कि मानव जीवन कहाँ से आया था, ये सब जान सकते हैं हम लोग। और जो विकास का वास्तविक अर्थ है, उस विकास का वास्तविक अर्थ है हमको पौराणिक जीवन में वापस जाना। पौराणिक जीवन में वापस जाना। देखो मोबाइल टीवी ईवी अलाना फलाना ढिमकाना, ये चीज़ें हम इनमें सेंसर वाली बात करते हैं, लेकिन विकास का अर्थ हमारे शरीर से बाहर का विकास नहीं है। टेक्नोलॉजी के जरिए हम सेंसर को जान रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। सेंसर का विकास का रियल अर्थ हमारे खुद के सेंसों से है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आप सुन सकते हैं कानों से, आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप किसी को भी देख सकते हैं, आपको वीडियो कॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती, या चैनल वैनल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हम किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं तो हमको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे सेंसरों, इन सारे सेंसरों को जगाना ही वास्तविक विकास है। अगर हम विकास की दर को हम बाहर लाएंगे, हम बात कर रहे हैं, हमने दूर बात करनी है तो हमने माइक के ज़रिए बात करा, सुन रहे हैं तो स्पीकर के ज़रिए सुन रहे हैं, और ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो वास्तव में विकास का अर्थ यही है, पौराणिक जीवन में वापस जाना। अगर पौराणिक जीवन में वापस जाने की बात करते हैं तो हम समय ट्रेवल करने की बात करते हैं, यानी कि समय से पीछे जाने की बात करते हैं। क्योंकि पीछे देखो ऐसा है ना, हमको हर चीज़ मालूम है कि सेंसर पूरा खुला हुआ था मनुष्य का। मनुष्य बहुत सेंसिटिव हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है उतना।
होता है ना, हम किसी के फॉलोवर हो जाते हैं, तो जैसे मैं सनातन का फॉलोवर हो गया, ऐसे ही जब क्या पता सभी सनातन के फॉलोवर हो जाएं और अचानक से विकास की गति बहुत तीव्र हो जाए और सकारात्मक तरीके से, हाँ, विकास की, ये नहीं कि पेड़ वेड़ काट के ख़त्म कर दिया और विनाश हो गया, ये विकास नहीं है। कृषि का जो जरिया मैं बताता हूँ आप लोगों को, उस तरीके से विकास जिसमें हमको करंट ये चीज़ें, टेक्नोलॉजी, आजकल का जो टेक्नोलॉजी परेशान कर दिया, पेट्रोल ख़त्म हो गया, कहीं एरोप्लेन ख़राब हो गया, ट्रेन चल रही है बैटरी से उतर गई, ऐसी वाली टेक्नोलॉजी नहीं, वास्तविक टेक्नोलॉजी जिसमें हम पूरे डिपेंड रहते हैं। होता ना, यंत्र तंत्र मंत्र, यंत्र आया पहले, औजार आए, हमने कृषि से शुरू करी, तंत्र आया, हमने टेक्नोलॉजी को अपना ली, अब आ रहा है मंत्र, यानी कि सेंसर। हम ओके गूगल कह रहे हैं, वहाँ बात खत्म हो जा रही। हमारे जीवन के लिए शरीर दिया है भगवानों का, एक बहुत तगड़ा भरोसा भी होगा ये कि क्या कहते हैं, लोग अपना पतन न करके विकास की ओर बढ़ेंगे, इसीलिए उन्होंने परंपराओं को मानते हुए चलने के लिए कहा है। हमने छोड़ना ही नहीं है, परंपराओं को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और धन्यवाद करता हूँ मैं अपने माँ बाप का, जिन्होंने परंपरा के पक्ष में मुझे कभी पक्षपात न करने के लिए प्रेरित किया। और बाकी तो माँ बाप को हमसे आस और हमको माँ बाप से आस लगी रहती है, यही सुख दुख का खेल है। और उसके बाद जो ये एटॉम ऑफ पॉइजन है, विष्णु विष का अणु, आसमान, ये धरती नीली, दूर से हमको हर चीज़ आसमानी कलर दिखती है, ये चीज़ मान लेनी चाहिए हमको। और साइंस में बढ़िया है, विज्ञान अच्छा है, ऐसा नहीं है। विज्ञान बिकाऊ है, इसीलिए वो विज्ञान है। देखो, विज्ञान जब बिक जाता है तो साइंस बनता है, अगर जब विज्ञान विकास करे, वो बिके नहीं, तो वह शास्त्र कहलाता है। तो साइंस में विज्ञान पे भरोसा तो, विज्ञान को अपने जीने का सहारा तो बनाएं, लेकिन विज्ञान को साइंस मानकर उस पर अपना जीवन भरोसा करने के लिए न छोड़ें। सिंपल सी बात। और यही, नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल का विज्ञान या साइंस कभी भी धोखा दे सकता है। आप इमरजेंसी में और वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, और कहीं जा रहे हैं, तेल ख़त्म हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो भरोसा नहीं है, लेकिन लाभ उठाना चाहिए। हमको भरोसा का इसी के, यही सहारा है कह के नहीं चलना है, क्योंकि यह साइंस हमको थोड़ा भ्रमित भी करती है, बहुत ज़्यादा भ्रम है, बहुत ढेर सारा भ्रम है। और आज की गप्पे यहीं पे ख़त्म होती है। मेरी गप्पे सप्पे ऐसी होती है, इधर उधर की गप्पे क्या कर रहे हैं। तो मिलते हैं कुछ दूसरे तथ्य में किसी समय, जब मौका मिले वीडियो बनाने का। और तब तक करें लाइक और सब्सक्राइब करें, यूट्यूब में यही चल रहा है, लाइक और सब्सक्राइब, तो अवश्य करें आप भी। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।